इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। जो हवा में माइक्रो नैनो प्लास्टिक्स हैं वो हमारी एग्रीकल्चर लैंड में शामिल हो जाते हैं और उसके ज़रिए प्लांट में चले जाते हैं और वो एक चेन है जिससे कि वो डिस्ट्रॉय तो होते नहीं हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि पैकेजिंग इंडस्ट्री को मजबूर करें कि वो प्लास्टिक में पैक ना करें चीज़ें, वो तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। लेकिन हम अपने घर में कुछ चीज़ें कर सकते हैं अपने आप को और अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए। वो चीज़ें ये हैं कि जो केमिकल कोटेड हम काले वाले जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, सॉस पैन, इसके लिए टेंडर, देगचियाँ, उसमें मोस्टली टेफ्लॉन कोटेड को बहुत सेफ समझते थे हम एक ज़माने में, लेकिन वो भी ब्रेक डाउन होता है। आपने देखा होगा कि वो हाई हीट पे एक्सपोज होने के बाद बार बार ब्रेक डाउन हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे फूड में नैनो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक रिलीज़ करता रहता है। तो हमें सबसे पहले तो अपने घर में जो खाना पकाने के बर्तन हैं उनको, हमारे पास मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, वो अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेनलेस स्टील को अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके बाद रॉट आयरन के बने हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, या सेरेमिक कोटेड भी जो है एक्सेप्टेबल है अगर अच्छी कंपनी ने बनाया हो तो। और एक और एफर्ट जो करना चाहिए मैन्युफैक्चरर्स को कि ये जो नॉन केमिकल कोटेड यूटेंसिल्स हैं वो मुनासिब प्राइस पर अवेलेबल हो। इसके बाद पैकिंग मटेरियल्स, जो कि अब खानों के लिए ख़ास तौर से जब खाना बाहर से हम मंगाते हैं तो वो प्लास्टिक के बैग में आता है। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, अब खाना बाहर से मंगा लो। तो और पाकिस्तान में तो हम गरम गरम हलीम, गरम गरम सालन उस बैग में ले आते हैं जिस बैग का हमें ये नहीं पता कि ये फूड ग्रेड क्वालिटी भी है या नहीं है। तो उससे माइक्रो और नैनो प्लास्टिक हमारी बॉडी में जा रहे हैं। इसके बाद घर में स्टोरेज के लिए जो हम कंटेनर इस्तेमाल करते हैं वो प्लास्टिक के कंटेनर हमें नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। रीहीट करने के लिए भी हम गिलास का कंटेनर यूज़ करें। तो लेफ़्ट ओवर फूड है, बचा हुआ खाना है, उसको स्टोर करने के लिए भी हम गिलास के जो बर्तन हैं, गिलास के जो कंटेनर हैं वो इस्तेमाल करें। इसी तरह खाना पकाने के जो चम्मच हैं वो प्लास्टिक के ना इस्तेमाल करें, वो हम इस्तेमाल करें लकड़ी के, तो ये बेस्ट है, या स्टेनलेस स्टील के करें। उसके बाद पीने का पानी जो कि हम वाटर बॉटल्स में लेते हैं, अपनी पर्सनल वाटर बॉटल को तो हम कम से कम गिलास से चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम जाते हैं कि आपका जो ये क्लोथिंग है उसको भी हम चेक कर लें, उसका लेवल के उसमें क्या मिक्स हुआ है। कॉटन के कपड़े ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। इसी तरह जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल हैं, इसके लिए हमें एक बहुत बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी कि ग्लास मैन्युफैक्चरर्स को हम ये कन्विंस करें कि भाई दूध के लिए, पानी के लिए बॉटल्स और कंटेनर्स जो हैं वो आप बनाना शुरू करें मुनासिब कीमत पर, तो सब लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ ही हमें एक और प्रिकॉशन करनी होगी, वो ये है कि हम प्लास्टिक को यूज़ करने में ऐसे फोरम बनाएं कि हम इसको कम से कम कर सकें और जो प्लास्टिक्स रिसाइकिल हो सकते हैं वो उनको हम रिसाइकिल करें। BPA एक
कंपाउंड है, केमिकल है। इससे जब कोट करते हैं वो कहते हैं कि जो बड़ी वाटर बॉटल है उसमें BPA से कोट किया हुआ होता है, लेकिन वो भी डिग्रेड होता है। तो हमें प्लास्टिक को खाना बंद करना चाहिए। प्लास्टिक को खाना बंद करने के लिए सिंपल चीज़ें अपने किचन में अडॉप्ट करें। बाहर के लोगों पर तो हमारा बस नहीं चलेगा, लेकिन इंडस्ट्री को भी हम आगे आगाही के ज़रिए, अवेयरनेस के ज़रिए, लेजिस्लेशन के ज़रिए इसको हम आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर सकते हैं अपने माहौल में। ओशंस ओशंस के जो आपकी फ़िश है वो माइक्रो और नैनो प्लास्टिक कंटेन करती है बहुत ज़्यादा, वो सेफ नहीं रही। तो अब यह है कि हमें फ्रेश वाटर दरिया की फ़िश से पे जाना पड़ेगा। हमें साइंटिफिकली तरीके से फ़िश फार्म्स में इनको ग्रो करना चाहिए। तो प्लास्टिक नेट जिससे आप कैच करते हैं वो उससे भी जो मैरीन लाइफ है उनको उनमें नैनो प्लास्टिक्स पाए गए हैं। इसी के साथ मैं एक दो स्लाइड्स इसमें डालूंगा जो कि एक्सप्लेन करेंगी आपको कौन कौन से बर्तन घर में चेंज करने हैं, कौन कौन सा तरीका अडॉप्ट करना है, ताकि हम इसके मुज़िर असरात से बच सकें। जो एयर में है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट रिसेंट ये कई बहुत सारी जगहों पर रिसेंटली बहुत अरसे से लोग गार्बेज से कंपोस्ट बना रहे हैं और उसमें नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक हैं। जब उससे हम सॉइल में डालेंगे तो सॉइल में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक कंटेमिनेशन हो जाएगा और प्लांट्स में आएगा, एनिमल्स में आएगा वो। तो इसी के साथ आज का जो गुफ्तगू है इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हुए आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। और इस माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के सफ़र में आप का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। तो जो आपको वीडियोस देखने को मिलती हैं उनको शेयर करिए लोगों के साथ, और अगर आप मुनासिब समझें कि ये कॉज है इंसानियत की भलाई के लिए तो उनको सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात तरहम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। एक दफ़ा फिर मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि हमारा प्रोग्राम मालूमियाती आगाही का प्रोग्राम है और सॉल्यूशन ओरिएंटेड है कि हम मसले को आइडेंटिफाई नहीं करते, हम उसका हल भी बताते हैं साथ साथ, बेस्ड ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन USA एंड यूरोप एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो ये सैलाब की तबाहकारियाँ जो बढ़ती जा रही हैं, इसमें सबसे पहले किसकी नाअहली है ये आप लोगों को डिटरमिन करना चाहिए, आम लोगों को डिटरमिन करना चाहिए। और मेरे नज़दीक फेडरल फ्लड कमीशन हैज़ टोटली फेल्ड एज द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल टू सेव अस फ्रॉम फ्लड्स। उनकी जिम्मेदारियों में आप देखें तो वो इमेजमेंट का डिज़ाइन प्रोवाइड करेंगे, वो स्ट्रक्चर्स को बड़ा करेंगे ताकि पानी वहाँ से गुज़र सके, वो गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे, और उसके साथ जो उनके 5-6 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो मैं आपको एक स्लाइड में डाल देता हूँ ताकि आप रेफ़र कर सकें, फिर आप खुद जज करें कि उन्होंने अपना काम किया या नहीं किया। इसके बाद यानी ये तो रिकॉर्ड पे है ना कि $11 मिलियन पूरी दुनिया ने कमिट किए। जब उन्होंने दिखा कि हम कुछ अमल दरामद नहीं कर रहे हैं
तो उन्होंने पैसे रोक दिए। तो हमारी कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि लोग आके हमें तोहफे में देते हैं, ग्रांट में देते हैं, लोन देते हैं, हम उसका सही फ़ायदा नहीं उठाते। तो अब ज़रूरत किस चीज़ की है? ये सारी चीज़ें कंट्रोलेबल हैं, टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल। बारिशें जितनी भी हो जाएं, उसको भी एक मजबूत प्रोग्राम के तहत अगर उसका डिज़ाइन बनाएं कि उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, वो भी हमने आपके साथ पहले डिस्कस किया, उसको दोबारा कर लेते हैं। लेकिन ये है कि ये कंट्रोलेबल सॉल्यूशंस हैं। क्लाइमेट चेंज यहाँ रहेगी, वो ख़त्म नहीं हो रही, उसकी वजह से ज़्यादा बारिशें भी होंगी और पानी भी ज़्यादा आएगा दरियाओं में, क्योंकि ये इंडिया में भी यही चीज़ हो रही है ना, तो उनको भी पानी तो छोड़ना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने थोड़ी सी क्या कहते हैं कोशिश की है गवर्नमेंट ने कि हमारे एग्रीकल्चर को और स्ट्रक्चर्स को तबाह कर दे, और ये प्रूवन है। आप अगर इंडियन व्लॉगर्स के पास जाएं तो वो क्लियरली कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मजबूर किया, जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है और पंजाब की गवर्नमेंट है, कि पानी अप टू मैक्सिमम लेवल स्टोर कर लो और हम बताएंगे ये कब छोड़ना है। लेकिन इस दौरान में क्या हुआ कि उनके इलाके में भी ज़बरदस्त बारिशें हुई, क्लाउड बर्स्ट हुए और पानी टोटली अनमैनेजेबल बन गया। तो उन्होंने सारे स्पिलवेज खोल दिए और बेतहाशा पानी हमें वेव्स में भेजना शुरू कर दिया। पहले एक वेव आई, फिर दूसरी वेव आई, फिर तीसरी वेव आई। तो इसका हल हमें खुद ढूंढना है। ये तो होगा। दरिया के अंदर रुकावटें किसने डाली, किसने उनको परमिट किया, एनक्रोचमेंट्स क्यों हुए? कच्चे के इलाके को आप समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। कच्चे के इलाके में बहुत अच्छी क्रॉप्स होती हैं, ख़ासतौर से तरबूज की और दूसरे चीज़ों की, सब्जियों की। और जो कच्चे के इलाके के ज़मींदार हैं वो कहते हैं ठीक है, सैलाब आएगा तो हमारी क्रॉप ज़ायद होगी, लेकिन वहाँ पर अगर परमानेंट स्ट्रक्चर बने हुए होंगे तो वो एक इंतहाई नाअहली की बात है कि हम उसको अलाउ क्यों करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब सैलाब आ जाते हैं तो उसमें मदद करने के लिए कौन आता है? पाकिस्तान आर्मी। अब जिस तरफ मैं आपको ले जा रहा हूँ वो आप ज़रा गौर करिए। अमेरिका में जो इंजीनियर्स हैं, आर्मी इंजीनियर्स हैं, उनके काम में पानी की मैनेजमेंट और बराजेस की मैनेजमेंट और डैम्स की मैनेजमेंट उनके काम में शामिल है, उनकी ड्यूटी में शामिल है। देखें, जब मैं लैंडफिल बना रहा था वहाँ पे वॉलनट क्रीक में, तो वहाँ पर साइड पे छोटा सा पॉन्ड था और कोर ऑफ इंजीनियर के लोग जब आए उन्होंने कहा कि यार इसके अंदर रेड लेग फ्रॉग्स हैं जो एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि ख़त्म होने जा रही है। तो आप ये करो कि एक बनाओ 50 से 100 एकड़ का बहुत बड़ा पॉन्ड आउटसाइड, और उसके अंदर आप डालो और ये रेड लेग्ड जो मेंढक है उसकी नस्ल की अफजाइश के लिए इस्तेमाल होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ओनली पाकिस्तान आर्मी की कोर्स ऑफ इंजीनियर जो है वो फ्यूचर की तबाहियों से बचा सकती है। उसमें सिविलियन लोग भी शामिल होंगे, ऑफ कोर्स वाबडा शामिल होगा, दूसरे लोग शामिल होंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे
NLC का ऑर्गेनाइजेशन है, FW का ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह एक रिवराइन कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, FWO की तरह का नाम हो सकता है, कुछ और नाम हो सकता है, लेकिन ये जिम्मेदारी इंजीनियर इन चीफ पाकिस्तान आर्मी के को देनी चाहिए। और जाहिर है कि चीफ साहब के ब्लेसिंग से ही वो करेगा, वो करेंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है और ये मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि अमेरिका में ऐसे होता है और छोटी छोटी चीज़ के लिए वो हम एनफोर्समेंट कराते हैं। कितने लैंडफिल हैं अमेरिका में, हर जगह का। जब तक वो आर्मी इंजीनियर्स अमेरिका के सर्टिफिकेट ना दें, हम कुछ बना नहीं सकते। तो इसलिए हमें इस बात पे गौर करना चाहिए। और देखें, जब हमें पैसे मिलते हैं और उनको हम खर्च नहीं कर सकते, तो ये इंतहाई नालायकी की बात है। और ये किसकी नालायकी है, ये आप लोग सोचें और ये कोशिश करें कि दोबारा इस किस्म की हम हिमाकतें ना करें। और जो पैसे मिलते हैं, जैसे अभी सिंह को पैसे मिले हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, मोर देन $200 million टू टेक केयर ऑफ देयर नलाज एंड वाटर सैनिटेशन ऑल दोज, तो उसको जुडिशियसली इस्तेमाल करें। पिछली दफ़ा जब सिंह को $8 million मिले थे नाले साफ़ करने के लिए, तो अभी तक नाले क्यों भरे हुए हैं? इसलिए कि वेस्ट मैनेजमेंट नाक़िस है। वेस्ट मैनेजमेंट में जो उनका अदारा है उसको देखने का, जो कॉन्ट्रैक्टर्स को मैनेज करता है, उन्होंने ख़ुद अपने एक डॉक्यूमेंट में ये कहा हुआ है कि डिस्पाइट द फैक्ट, इस कोशिश के बावजूद कि हमने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया, हमारा 60% वेस्ट तो है वो डंप साइट पे जाता है, बाकी कोनों में, गलियों में और नालों में पड़ा रहता है। तो अगर जो जिम्मेदार अदारा है वो एडमिट करता है, तो कोई ना कोई तो गलती है ना। हम टीवी पे आके कुछ भी कह देते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उनको हमें एनालाइज करना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा मोर देन 30 इयर्स इस फील्ड में तजुर्बा है। मैंने डिज़ाइन भी किया है, बिल्ड भी किया है, ऑपरेट भी किया है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के जो नुकसानात हैं, जानों का ज़िया, और हमारी, मेरा ख्याल है कि मोर देन 200,000 एकड़ ज़मीन की में फसलें तबाह हो गई हैं। और वो गन्ने की फसल आपकी 30% तबाह हो गई है और चावल की मोर देन 50%। तो हम क्या करेंगे भाई, क्या खाएंगे? इंपोर्ट करेंगे? कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? पैसे कहाँ से आएंगे उसके लिए? तो ये बहुत ही सीरियस मसला है, इस पर हमें सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपने भाइयों को लिए रिलीफ पैदा कर सकें और आइंदा उनको ये मुश्किलात ना पड़े। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इंतहाई अफसोसनाक, पहले हमारी बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बारिशें होती रहीं, बहुत ही ज़्यादा अचानक। पहले खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बाद बाकी इलाक़ों में भी, पंजाब में भी और सिंध में भी। उसके बाद
ये हमारे पर जो मुसीबत आई है वो है कि इंडिया ने दरियाओं में पानी छोड़ दिया। अच्छा, इसका जो इंडस वाटर ट्रेटी में प्रोटोकॉल है वो उन्होंने फॉलो नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने 24 अगस्त को हमारे वजारत ख़ारजा के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया कि हम पानी रिलीज़ कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा इस पर गौर करना चाहिए कि उनको पानी क्यों रिलीज़ करना पड़ता है। दो रीज़न है। एक तो ये कि उनके जो डैम बने हुए हैं उन रिवर पे जो उनको अलोकेटेड हैं, रावी है, सतलज है, ब्यास है, तो उनका जो वाटर रिजर्वायर पूरा भर गया है, सो दे हैव टू रिलीज द वाटर, क्योंकि वहाँ पर भी मौसमियाती तब्दीली की वजह से रेन्स हो रही हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि उसके अलावा और क्या रीज़न होता है। जब डैम्स में हम पानी को स्टोर करते हैं तो उसमें सिल्टिंग भी होती है, तो उसकी डीसिल्टिंग अगर आप हर साल ना करें तो रिजर्वायर की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल मेथड है और हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया ने डीसिल्टिंग भी करनी है और एक्सेस वाटर भी रिलीज़ करना है। लेकिन हम इस बात को भूल गए। हमने रावी को एक नाला बना दिया, हमने एनक्रोचमेंट्स की, वहाँ पे हमने सोसाइटीज़ बना दी और उसका जो नेचुरल, हर रिवर का एक नेचुरल फ्लड प्लेन है, तो उसको हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। और जो इम्बैंकमेंट्स हैं हमारे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी इस बदलते हुए वॉल्यूम के साथ हमने उनको, जो पानी आ रहा है, पानी की वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, तो वो उनको हमने स्ट्रेंथन नहीं किया, उनको मेंटेन नहीं किया, और ये जो डैमेज हुआ है वह इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। नंबर 1, IWT के अंडर इंडिया को इन्फॉर्म करना चाहिए था उस ट्रेटी के मुताबिक जो उसूल है, लेकिन चलें उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया। अब एट आवर एंड ये उनकी अभी जा रही है को कहें कि उन्होंने ये इल इंटेंशन से रिलीज़ किया है या जैसे भी रिलीज़ किया है, कि हमें डैमेज करने के लिए किया है, हमारे एग्रीकल्चर को डैमेज करने के लिए किया है कि हमारी खरीफ रबी दोनों क्रॉप्स ख़राब हो जाएं, या ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, उन्होंने करना है, उन्होंने हमें इन्फॉर्म करना है। लेकिन हमने अपने दरियाओं का ये समझ लिया कि इनमें से मिट्टी उठाते जाएं, उसके अंदर आबादियाँ बनाते जाएं, तो तबाही तो होगी। तो इस सिलसिले में मैं आपसे जो मैं कहता हूँ कि ये इंतहाई, हम इस मामले में अपने दरियाओं को, हमारा पानी बड़ा प्रेशस है, हमें दरियाओं को संभाल के रखना चाहिए और इस पानी को हमें स्टोर करके यूज़ भी करना चाहिए। तो हम इसको एक सिलसिलेवार प्रोग्राम के तौर पे लेकर चलेंगे और आगाही में इजाफा करेंगे, नॉलेज में इजाफा करेंगे और आप लोगों से भी उसका फीडबैक लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ये पाकिस्तान में टोटल जो डैम्स हैं और जो बराजेस हैं और जो हेडवर्क्स हैं, उनकी एक लिस्ट हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दी है, जो आप देख सकेंगे हमारे उसमें। ये इसके मेरी टॉक के बाद वो हम अपलोड कर देंगे। तो ये जब बने हैं, उनका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट दिया हुआ है उनके साथ, और उसके बाद से हमने उनको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया। अब आपसे एक इंतहाई इम्पोर्टेंट, बहुत ही
ये समझ लीजिए कि इसको आप गफलत कहेंगे या क्रिमिनल नेगलेक्ट कहेंगे या क्या कहेंगे। 1923 में सक्खर बैराज को डिज़ाइन किया गया था। अब आप उस इंजीनियर का विजन देखें। 1932, वी आर टॉकिंग 1923, 1932। ये जिन लोगों ने बनाया था उनका नाम भी मेंशन करना आई थिंक विल बी नॉट आउट ऑफ प्लेस। ये सर चार्ल्सटन हैरिसन, उनकी सुपरविजन में ये बना था। आर्लैंड मुस्तो वो इसके इंजीनियर थे। तो उस ज़माने में उनका विजन देखें। इसकी डिज़ाइन कैपेसिटी 1.5 मिलियन क्यूसेक थी और अब उसकी डिज़ाइन कैपेसिटी 0.9 मिलियन है। वाई? हमने इंतहाई गफलत बरती और इस गफलत में हमने उनके जो 10 गेट डैमेज हुए थे, जैसे भी डैमेज हुए थे, उनको हमने टाइम पे दुरुस्त नहीं किया। उसके बाद दूसरे भी कुछ गेट्स डैमेज हुए थे, उनको भी हमने सही तरह से रिपेयर नहीं किया। हमने डीसिल्टिंग नहीं की, तो कैपेसिटी बजाय इसके कि हम बढ़ाते, वो हमने उसको कम कर दिया। तो अभी कुछ लोग कहते हैं कि 1.15 मिलियन है हमारी, कुछ लोग कहते हैं कि ये 9.9 मिलियन क्यूसेक है। यहाँ से वैसे 10 मिलियन का रेला गुजर चुका है, उसने सस्टेन किया था जब पिछली दफ़ा सैलाब आए थे। तो सिर्फ ये एक एग्जाम्पल आप देख लें कि अगर सक्खर बैराज का ये हाल है तो बाकी हमारे जो बैराजेस हैं और जो हमारे वो हैं हेडवर्क्स हैं, उनका क्या हाल होगा। हमें इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और हमें इनको अपग्रेड करना चाहिए, एंटिसिपेटिंग दैट ये हवाई गैस नहीं, इंजीनियरिंग एस्टीमेट और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को देखते हुए कि और ज़्यादा सैलाब आएंगे और बड़े सैलाब आएंगे। इंडिया हर साल पानी छोड़ेगा और उस हिसाब से हमें अपने दरियाओं की कैपेसिटी, उनकी ट्रेनिंग, उनका एम्बैंकमेंट्स और एनक्रोचमेंट, उसके फ्लड प्लेन में जो भी आबादियां हैं उनको आप शिफ्ट करें, क्योंकि उसके बगैर ये नहीं होगा। या फिर हम इस तरह के प्रोटेक्टिव मेजर लें कि फूल प्रूफ, ये ना हो कि अमीर इलाकों को बचाते हुए, एलीट इलाकों को बचाते हुए हम गरीब इलाकों में पानी छोड़ दें। आसान है ना, ये बड़ा आसान है ये कर दें। और हमें इस दफ़ा भी कुछ इम्बैंकमेंट्स को, हेडवर्क्स को बचाने के लिए उनमें ब्रीच करना पड़ा, तो ये हमें ब्रीच ना करना पड़े और हमारे हेडवर्क्स और ब्राजेस वो पानी का जो एस्टीमेट है, जो अंदाज़ा है कि हर साल कितना आएगा, वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे उसको हम डिज़ाइन करें। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं पाकिस्तान में जो ज़िम्मेदार हैं इन चीज़ों को देखने के लिए। तो इस दुआ के साथ कि हम लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे और हम अपने दरियाओं के साथ इस तरह का खेल नहीं करेंगे कि उसके अंदर जाके हम उनका इलाका, दरिया का जो हिस्सा है, दरिया का जो फ्लड प्लेन है, उसमें हम कब्जा कर लें और उसके बाद रोएं कि हमें नुकसान हो गया, डैमेज हो गया, लॉस ऑफ लाइफ हो गया। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने सिर्फ आपसे एक एग्जाम्पल शेयर की है सक्खर बैराज की। हम एक एक क्रिटिकल बैराज को और हेडवर्क को लेंगे और एनालाइज करेंगे कि वहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। और फिर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ
कि हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बावर कराएं कि भाई इसको आप हर साल, यही होता है कि हर 2-3 साल बाद होता है कि लोगों की जानें ज़ाया हो गई, लोग शहीद हो गए, लोगों के घर, अभी आप ये देखें कि इतना ज़्यादा पानी कि वो लोगों के फर्स्ट फ्लोर तक डूबी भी है और वो लोग सड़कों पे बैठे हैं। तो इसके देखिए, उनको मदद करना वो आफ्टर द इफेक्ट है, वो बाद की चीज़ है। वो तो मेरा ख्याल है कि जो हमारा एनडी में है, वो एनडीए में वो बहुत ही खुश असलूबी से वो फ़र्ज़ अंजाम दे रहा है और आर्म फोर्सेस हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं, जो कि वो हमेशा हमारे रेस्क्यू को आती हैं। तो अब इसको मैं ये समझता हूँ कि जैसे अमेरिका में वाटर रिसोर्सेज को कोर ऑफ इंजीनियर्स देखती है, यहाँ पर भी हम इस तरह का कोई निज़ाम बना सकते हैं। तो इस सिलसिले में हम आपसे बात करते रहेंगे। तो अब मैं आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के प्लेटफॉर्म से हम आज तक जो गुफ्तगू करते रहे हैं वो माहौलियात और उनकी आगाही और मौसमियाती तब्दीलों के जो असरात उनके बारे में हम बात करते रहे हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा मौजू से हट के आपस में ये शेयर करना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया का जो मसला है, इसको लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग मुद्दत, हमेशा के लिए कहना चाहिए, इसको सेटल करना चाहिए ताकि दोबारा इस किस्म की जंग का दोनों मुल्क ना सोचें, ना इस किस्म की जंग हो, क्योंकि जंग हमेशा तबाही लाती है और बहुत ज़्यादा माहौलियाती और दूररस मौसमियाती तब्दीली पर असरअंदाज होती है। ख़ासतौर से अगर एटॉमिक वॉर शुरू हो जाए तो दोनों कंट्रीज़ का कुछ नहीं बचेगा। तो अब हम ये बात कहने में बेजानिब होंगे कि ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। पाकिस्तान आर्मी ने ये साबित कर दिया कि एक बहुत बड़े दुश्मन के मुकाबले में ये जो जज्बा है जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों में भरा हुआ है, उससे पाकिस्तानी आर्मी सरशार है। और उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है, इक्विपमेंट जहाँ से भी लिया, और चीन ने हमारी बड़ी मदद की है। हमें अपने दोस्तों और पीठ के पीछे बैठे हुए दुश्मनों के दरमियान फ़र्क करना चाहिए। चाइना ने अपनी दोस्ती का हक निभा दिया है। मेरा पहला ताल्लुक़ या पहली मुलाकात चाइनीज़ एक्सपर्ट से 1970s में हुई थी और ये कुछ अरसे जारी रही। और वो उस वक्त भी उनके जो एक्सपर्ट्स थे वो हमारे से कहीं ज़्यादा उनकी नो हाउ थी। और अब जैसे इन्होंने इतना डेवलप किया है चाइना ने, और मगरबी टेक्नोलॉजी भी उनसे खौफज़दा है, उसकी एक वजह है तालीम पर तवज्जो। और हमारा तो ये मानना है कि 1400 साल पहले ये कह दिया था कि भाई अगर तालीम हासिल करनी है तो चाइना जाओ, चाइना तक जाओ।
तो अब ये देखिए कि ये हकीकत बन चुकी है। उनका आम सोसाइटी में, तालीम में, मैनेजमेंट में, एजुकेशन में, काम करने में उनकी एथिक्स, उनका डिटर्मिनेशन ऐसी चीज़ है जिससे कि हम सीख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने चाइनीज़ दोस्तों से। तो अब हम इस तरफ आते हैं कि जो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रेन, बहुत ज़्यादा बुर्दबारी का मुजाहरा किया, तो इंडिया में जो हिंदुस्तान में जो ग्रुप्स हैं जो ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तकसीम कर देंगे, तो उनके लिए ये एक बहुत सरप्राइज़ था। पूरी दुनिया के लिए एक सरप्राइज़ है कि इतनी छोटी अच्छी तरबियत याफ्ता फौज क्या कर सकती है। तो इस कारनामे के लिए मैं बहुत ज़्यादा अपनी फौज को और डिसीजन मेकर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अब हम आ जाते हैं इस बात पे कि हमने दोस्तों की मदाखलत से एग्री कर लिया कि सीज फायर होगी, तो हमें ये यकीन करना चाहिए कि भारत के जो शिद्दत पसंद या जो वो इंतहा पसंद पॉलिटिशियंस हैं, वो इस चीज़ को भूल जाएं और ये अब तहिया करें कि इंडस वाटर टेरिटरी को वो नहीं छोड़ेंगे। उसके इसलिए मुज़ाकरात करते रहेंगे जो बहुत दोनों कंट्रीज़ के वफाद में हो, और ये पानी के बम की बात दोबारा नहीं करेंगे। नंबर 2, जो हमारा कश्मीर का जो पुराना स्टेटस था, मकबूजा कश्मीर का, उसको दोबारा राइज करें और वहाँ से जो 700-800,000 फौजी बिठाए हुए हैं उनको वापस लाएं, ताकि सब लोग भाईचारे के साथ रह सकें और कश्मीर के मसले को हल करने की कोशिश भी करें दोनों मुल्क मिलके, और उसमें हम अपने दोस्तों को शामिल करें। उसके बाद जो चीज़ आती है बहुत इम्पोर्टेंट, कि ये कहा गया था कि हम बलूचिस्तान से अपनी इंसर्जेंसी करके, जिस तरह हमने बांग्लादेश में बनाने में मदद की थी, ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ा था, उसी तरह हम बलूचिस्तान को अलग कर देंगे, इसी तरह पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों को अलग कर देंगे। तो इंडिया इस मरतबा नेगोशिएशन में ये यकीन दहानी कर रहा है और इस पर अमल करे कि वो दोबारा इस किस्म की एजेंसी और मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करेंगे और उनको ट्रेन नहीं करेंगे और पाकिस्तान के मामलात में दखलअंदाजी नहीं करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि उनको ये समझाया जाए कि अब ये बस हो गया और तुम्हारे ये जो क्लेम्स हैं पाकिस्तान की आर्मी, इन सब को नॉट सिर्फ कि इनका मुकाबला कर सकती है, बल्कि आपके यहाँ भी तबाही मचा सकती है। जो आपके यहाँ सेपरेटिस्ट तंजीमें हैं उनको पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करती। तो इनको ये अब दोनों मुल्कों को ये एहसास हो जाना चाहिए। मैं ये दुआ करता हूँ कि दोनों मुल्कों में दानिश्वर और वो लोग जो कि अपने अवाम की भलाई चाहते हैं मिलकर एक ऐसा भाईचारा कायम करें कि जिससे हम आपस में मिलजुल के रह सकें, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं। और ये मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद इंडिया में है और इनको और दूसरी अक़लियतें भी हैं। अक़लियत का मामला आपको पता है कि हिंदू
सोसाइटी में बहुत ही अरसे से हमेशा से रहा है और बहुत ही ख़राब है, जहाँ के 3-4 ग्रेड्स हैं कि पंडित हैं, खतरी हैं और ये आपका जो क्या शूदर हैं। तो उस सोसाइटी का मिजाज बदलना चाहिए, उनको ये सीखना चाहिए कि इस्लाम में ये दर्जाबंदी नहीं है कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है। तो अगर वो हमारे से कुछ सीख लें, अपने मुसलमान भाइयों से कुछ सीख लें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसी के साथ इन दुआओं के साथ कि पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत करे, पाकिस्तानी फौज को और ताकत दे और हम अपनी चीन की टेक्नोलॉजी और दोस्ती को और आगे ले जा सकें और पाकिस्तान में अमन के साथ, तरक्की के साथ हम अपने बच्चों की तरबियत कर सकें। तालीम के सेक्टर में हमें चाइना से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो इसी के साथ अब एक और व्लॉग करेंगे, ये ज़रा लंबा हो गया, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन से एरियाज़ हैं जिसमें चीन ने हमारी मदद की है इस कन्फ्लिक्ट में, और स्पेशली साइबर अटैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सैटेलाइट्स, बहुत सारे मौजू हैं। तो इस पर हम एक और व्लॉग करेंगे और उसके बाद हम दोबारा अपने मौजू की तरफ चले जाएंगे। और अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए और अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी, आर्म फोर्सेस जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।